तो चुनावी नतीजों के बाद सियासत का खेल क्या होगा, ये पूछने के लिए हम सीनियर जर्नलिस्ट से आज मुलाकात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं शुभम कोतल। मेरे बाएं तरफ जो है वो जनाब सोहेल काजमी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। सर हमने सबसे पहले आपको मुबारकबाद इसलिए कि कोई भी चैनल ऑन कर लो, आप ही एक एनालिस्ट और जर्नलिस्ट के तौर पर वहां पे दिखते थे, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पे। थैंक यू सर। और सर इलेक्शन की बात करें, आपकी सबसे बारीक नजर उस पर बनी हुई थी। किस तरह से सर आप देखते हैं, जहां पर 400 पार का एक दावा कर रहे थे, वहां पे सीट्स इतनी कम हो जाना? देखिए, इलेक्शन जो होता है ये लोगों के रुझान और लोगों के मूड पर डिपेंड करता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी, कोई मुल्क और कोई भी स्टेट जागीर नहीं होती है। एक हेल्दियर डेमोक्रेसी में लोग सर्वप्रिय होते हैं, लोग डिसाइड करते हैं अपना विल कि वो क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए, किस पार्टी को हमने वोट करना है, किस पार्टी को अपोजिशन में बिठाना है। और लोग जो हैं उनकी आवाज बुलंद हुई है और हम इस वर्डिक्ट को एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम वेलकम करते हैं, क्योंकि हेल्दियर सरकार के साथ हेल्दियर अपोजिशन का होना अभी भारत में बहुत जरूरी है। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी दोनों तरफ से, दोनों बेंचेस की तरफ से, रूलिंग एलीट की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप डिक्टोरल जब सत्ता में एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आते हैं तो आप डिक्टोरल पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, जो अभी इंडिया में उसकी जरूरत नहीं है। इंडिया में अभी बहुत से मुद्दे हैं जिन पे भारत को काम करना है। पॉवर्टी एलिवेशन है, पॉपुलेशन है, और चीजें हैं, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है। उस पे जब तक एक हेल्दियर अपोजिशन नहीं होगी, अकाउंटेबल अपोजिशन नहीं होगी, अकाउंटेबल सरकार तभी काम करेगी। और मुझे लगता है जो भी वर्डिक्ट आया है, हम लोगों को सलूट करते हैं इस वर्डिक्ट के लिए कि मुल्क अच्छी दिशा में अच्छे ढंग से आगे चलेगा। और भगवान करे, मैं तो ये बोलता हूं कि अच्छे ढंग से पूरी अपना जो टाइम है वो पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि 6 महीने साल बाद इलेक्शंस हो और उसका बोझ जो है फिर लोगों पे फाइनली पड़ता है। तो इसलिए जो जैसा हुआ उस वर्डिक्ट को हमें सलाम करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि ये सरकार अकाउंटेबिलिटी से आगे अपना काम करे। सर जैसे आपने बोला जनता का जो मत है वो सर माथे पर। सर हमने देखा 10 साल से एक ही बात हो रही थी कि अपोजिशन में स्ट्रॉन्ग नहीं है, अपोजिशन में स्ट्रेंथ नहीं है। तो आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आने से कहीं ना कहीं बदलाव और ज्यादा होगा? 100% बदलाव होगा। और आते ही अभी जो इनके अपने अलाइज हैं उन्होंने ही बदलाव की बात करना शुरू कर दी। अपोजिशन को तो छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार जी ने अग्निवीर को लेके बोल दिया कि इसको बंद किया जाए, रोल बैक किया जाए। दूसरे जो हमारे चंद्रबाबू नायडू हैं, जो बहुत सीनियर दिग्गज नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि आरक्षण मुस्लिम कम्युनिटी को बिल्कुल उसी तरह कायम दायम रहे, 4% जैसे पहले था। तो ये उनके अलाइज ने ही शुरुआत कर दी है एक पॉजिटिविटी की। तो मुझे लगता है जब भी पार्लियामेंट के सेशन लगेंगे, अपोजिशन से भी जो प्रस्ताव होंगे, जो भारत हित में होंगे, लोगों के हित में होंगे, वो जरूर पास होंगे। सर ये तो नेशनल बात रही। बात करते हैं यूटी की, क्योंकि मैं एज एन एनालिस्ट हमने देखा था आप 400 पार था तब भी आप उसमें बात करते थे, अपना पक्ष रखते थे। जब जम्मू कश्मीर की बात भी करें तो आपसे बड़ा एनालिस्ट मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर में कोई और होगा। जम्मू कश्मीर की सियासत को आप किस तरह से देख रहे हैं? जम्मू कश्मीर की सियासत को वाकई बहुत अच्छा सवाल है आपका। आने वाले दिनों में मैं बड़े अच्छी तरह से देख रहा हूँ। ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हैं, जो पुराने पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं, जो पुराने आपके मैनिफेस्टोज हैं, जो पुराने खोखले और अच्छे वादे हैं लोगों के साथ, वो सब बदल जाएंगे, बदल चुके हैं। इंजीनियर रशीद के जीतने से मुझे ये लगता है कि बहुत से इंडिपेंडेंट्स भी असेंबली इलेक्शंस में जीत सकते हैं, जिनकी अपनी छवि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी अच्छी होगी, जिनका काम नुमाया होगा, तो उनको पार्टी टैक्स की भी जरूरत नहीं रहेगी जम्मू कश्मीर में। सर आपने देखा होगा कि इंजीनियर रशीद की बात करें, उनके पास पोस्टर छापने तक के पैसे नहीं थे। अब हम देख रहे थे आप ही के चैनल के माध्यम से हमें पता चला कि मतलब बच्चे दर दर हम बोल सकते भटक रहे थे, उनके पास कोई इस तरह के बूथ कैंपेन के लिए लोग तक नहीं थे, फिर भी इस तरह से सीट निकालना। देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा ये वेलकम स्टेप है। और एक वाइब्रेंट जमहूरियत के लिए वाइब्रेंट लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि सारे लोग तो पॉलिटिक्स में आते नहीं। जिन लोगों में जज्बा है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को सर्व करने का, वो आए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से जीते या इंडिपेंडेंटली अपना वो उन कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते। आने वाले दिन जम्मू कश्मीर के लिए एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव लेके आएंगे, एक नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है जम्मू कश्मीर में शुरू होगा। उसमें जमात इस्लामी के लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए और वो जीते, चाहे इंडिपेंडेंट जीते, चाहे वो रीजनल पार्टीज के लोग हैं वो जीते, या नेशनल पार्टीज के लोग हैं वो जीते। लेकिन टोटल एक नया दस्तरखान,
with new recipes, with new waiters, with new managers. जब भी इलेक्शन होगी यहाँ तो वो देखने को मिलेगा, which is good for the people of Jammu and Kashmir. अब मेरे दाएं तरफ मैं बात करूं, जहां मैंने आपको सोहेल काजमी जी को दिखाया कि वो नेशन चैनल पे भी बात करते थे, रीजनल चैनल पे सतीश जी, सतीश वर्मा जी बहुत बड़ा नाम है। नमस्कार। सबसे पहले शुक्रिया। समय टाइम से लेकर अब तक क्या बदलाव देख रहे हैं? देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए उस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात ज्यादा करूंगा, वो बड़ा अहमियत रखता है। इसका प्रम्बल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने साफ कहा है कि एक धर्मनिरपेक्ष, एक लोकतांत्रिक मुल्क होना चाहिए। लेकिन हाल के वर्षों में हमने देखा कि उससे बड़ी चुनौतियां आई और लोगों ने देखा उसमें केवल पॉलिटिकल क्लास की बात नहीं है, उसमें ब्यूरोक्रेसी की भी थी, उसमें जुडिशरी की भी थी, और उसमें सबसे बड़ी बात जो जिससे हमारा कंसर्न है, मीडिया के लोगों की जो भूमिका रही, कोट एंड कोट जो मुख्य धारा का मीडिया था, उसको गोदी मीडिया तक आज तक इसलिए कहा जा रहा है कि वो सरकार की तरफ देख के हर चीज चलाते थे। तो हम समझते हैं कि आज मीडिया को भी अपनी भूमिका को बदलना होगा जनमानस के हित में। ये नहीं कि आप सरकार से सवाल ही ना करें और विपक्ष को टारगेट करें, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन जो चुनावी नतीजे हैं, जिस प्रकार सुहेल भाई ने बताया कि जम्मू कश्मीर से लेके देश की जो मेन संसद है वहां तक के जो चुनावी नतीजा है, वो असल में कई तो अनएक्सपेक्टेड है। जैसे आप देखें ना, अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर जिस पूरी दुनिया में एक हंगामा बिछा रहा, कोट एंड कोट, वहां पर भाजपा हार गई। प्रधानमंत्री यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका दीपक तलैया दे रहा वो डिक्लाइन हुआ, बनारस से 1.5 लाख से जीते हैं। केवल उतना नहीं, वो देखिए स्मृति ईरानी देखिए अमेठी से वोट डिक्लाइन हुआ। इवन राजनाथ सिंह जो लखनऊ से जीते, देश के रक्षा मंत्री है, उनका वोट में भारी गिरावट आई। और अगर कश्मीर की तरफ बढ़े तो जैसे इन्होंने बताया कि जैसे शेख इंजीनियर रशीद ने जिस प्रकार जेल में बंद होते हुए एक इतिहास रचा है नया, केवल वो नहीं बल्कि हमारी स्टेट से दो एक्स-चीफ मिनिस्टर भी चुनाव हार गए। ये भी एक हिस्ट्री में दर्ज होगा। बहुत सी चीजें, नई चीजें हुई हैं। हम समझते हैं कि सियासतदानों को लेकर जो हमारे पहलू हैं लोकतंत्र के 4, ब्यूरोक्रेसी, उसके अलावा जुडिशरी, और सबसे बड़ी बात मीडिया, जिससे हमारा कंसर्न है, जिससे हम जुड़े हैं, इन सब को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। अन्यथा देखो, ये जो चुनाव लड़ा गया है, ये पब्लिक ने लड़ा है, इस प्रकार का परसेप्शन सामने आया है, और इसीलिए लोगों ने इस प्रकार का मतदान किया। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पर बीजेपी का जबरदस्त प्रभुत्व रहा पिछले कई चुनाव में, अगर आज वहां बीजेपी सेकंड नंबर पे आ गई है, सपा यानी विपक्षी महागठबंधन नंबर 1 पर आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। पार्टी मैंडेट देना तो पार्टी की पॉलिटिक्स होती है, पार्टी का डिसीजन होता है। लेकिन हमने एक चीज देखी कि आप जब इसकी बात करें, लोगों को बीच नाराजगी थी चेहरों को लेकर, बिल्कुल हमने उसके बारे में बात भी की, क्योंकि जब लोगों के बीच चेहरों को लेकर नाराजगी थी, उसको टर्न किया गया मोदी, एंटी मोदी, और हमने देखा राइटिस्ट लेफ्टिस्ट, इसमें बांटा गया। क्या इस तरह की सियासत पहले जम्मू कश्मीर में होती थी? जम्मू कश्मीर की बात देखिए, हमने पहली बार देखा, आपने बड़ा उत्तम सवाल उठाया है। अनंतनाग का जो कहा जाए डिलिमिटेशन हुआ, उसको जम्मू प्रोविंस के रजौरी और पुंछ से जोड़ा गया। ये शायद हमारी यादगार में पहला चुनाव है कि जिसमें जातीय ध्रुवीकरण हुआ, जमकर हुआ। मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लूंगा, वहां दो जातियां थी, हैं गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कबीले, दोनों में कन्फ्लिक्ट रहा, जो जानकारी हमारे पास है। लेकिन ये चुनाव अपने आप में कई रिकॉर्ड दर्ज कर गया, कई बातें ऐसी लिख गया कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की भाषा, आप उसको देखिए, उमर अब्दुल्ला को, वो मोदी पर तो आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू कर रहे हैं, हिंदूवाद फैला रहे हैं, लेकिन भाई साहब आपने क्या किया? आपने भी अपना चुनाव वही काम किया ना, ध्रुवीकरण का। इसी प्रकार नॉर्थ कश्मीर की तरफ जाए, बारामूला में शेख इंजीनियर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो जेल में बंद है कश्मीरी, एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करी, और उस कार्ड की वजह से वो जीते। हम कुल मिलाकर देखें तो इस चुनाव ने कई नए सनद रहे, कई नई चीजें जोड़ी हैं, जो कि आने वाले समय में
एक सीख के तौर पर देखी जाती सतीश जी, मैंने आपकी इसलिए बात की समय से लेकर अब तक की, क्योंकि आपने जो मीडिया के ऊपर तंज कसा, जी। वो तंज हमने हर जगह देखा। 132वें पायदान में थे मीडिया, बिल्कुल। और वो ग्राफ घट के 162 पे पहुंच बिल्कुल। गया। एक डेमोक्रेटिक कंट्री सेटअप है, वहां पे देखा जा रहा है कि हर जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो प्रधानमंत्री के नाम पे खड़ा हो रहा है। इसको आप किस तरह से देखते देखिए, जो सियासत में आया वो ख्वाहिशात तो लेके आता है। वो कहता है ना, गालिब ने कहा हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे गम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन बहुत कम निकले। तो ये सियासत में जो आएगा, आज जो एमएलए है वो कहता है मंत्री बनूं, मंत्री है वो कहता है मुख्यमंत्री बनूं, आगे भी दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, मंत्री बनता है, एमपी बनता है, वो कहता है प्रधानमंत्री। ख्वाहिशात किसी पे आप कुछ नहीं लगा सकते, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए होता है कि अगर मेजोरिटी आपके पास, हुकूमत के पास है, तो आपको लोगों के काम करने पड़ेंगे, विपक्ष को इज्जत देनी पड़ेगी और देश ऐसे ही चलेगा। और मैं एक बात और कह, अपनी बात ये सेंटेंस खत्म करूंगा। जो नतीजे खास तौर से यहाँ हमारी स्टेट में आए, मुझे लगता है कि 6 महीने पहले जो हम कहते थे कि मंदिरों का शहर है जम्मू, और कहा यह जा रहा था कि आंदोलन का शहर बन चुका है, और नतीजे बताते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, दूध की नदियां बह रही हैं, नौकरी सबको मिल गई है, महंगाई बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार के नतीजे ये जाहिर करते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि इनके रिपोर्ट कार्ड को देखा जाए, आप इनके अब तक के रिपोर्ट कार्ड के और आगे के रिपोर्ट कार्ड के लिए क्या बात? देखिए, बात फिर वही आएगी, अगर आपने लोगों की बात नहीं सुनी, लोगों के काम नहीं किए, आप दाएं बाएं घूमेंगे और मुद्दे पे नहीं आएंगे। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी। जो युवा हमारी स्टेट के, पूरे देश की बात करें, ड्रग्स जब नौकरी नहीं मिलती वो गलत रास्तों में चल पड़ते हैं। कश्मीर का आंकड़ा उठा लिए, यहाँ का आंकड़ा उठा लिए, यंग कम उम्र के स्टेट तो रही नहीं, यूटी होगी। हाँ, यूटी। बड़ी कम उम्र के लड़के जब नौकरियां नहीं मिलती, फ्रस्ट्रेशन में वो ड्रग्स लगा लेते हैं। तो ये एक बड़े चैलेंज है। सरकार को अपनी रंगीन नीयत दिखाने की बजाय, मीडिया में बड़े बड़े विज्ञापन देने के बजाय, इस ओर कंस्ट्रक्टिव काम करना पड़ेगा, क्योंकि यूथ ही किसी देश का आने वाला भविष्य और मौजूदा भविष्य भी है। इसलिए जरूरी बन जाता है कि यूथ के लिए बेरोजगारी की समस्या का एक स्थायी एक रोड मैप हो, जिसमें उसका निदान हो। दूसरा, जो महंगाई है उसका भी निदान हो। और अग्निवीर तो सबको मालूम है कि अग्निवीर कैसी बनाएगी योजना। तो आपने देखा, सतीश वर्मा जी ने एडवाइस भी दे दी क्रिटिक्स, और ये क्रिटिक बहुत अच्छी चीज है कि आप एडवाइस भी लेते हैं और आप सीखते हैं कि क्या कमियां रह गई। रिपोर्ट कार्ड की हमने बात की, परसेंटेज की हमने बात की, कहीं ना कहीं ग्राफ जो है गिरने की बात जो है वो भी हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की। मेरे साथ 2 सीनियर पत्रकार यहाँ पे थे, जनाब सोहेल काजमी जी और सतीश वर्मा जी। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने बताया कि जो देश का हाल इलेक्शन के बाद कैसा है, क्या है, और हमने इनसे जानने की कोशिश की। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी जो वैल्यूएबल राय है कमेंट में जरूर व्यक्त करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।